जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद शबाना, जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में एक्सपर्टीज़ रखती हैं। मैंने उनको पहले भी अपने पॉडकास्ट में मल्टीपल टाइम्स बुलाया है, जिसमें हमने बात की है डिफरेंट चीज़ों पे, जैसे कि पेंशन प्लान्स पे बात की है हमने, टीएफएसएस पे बात की है, आरईएसपी पे बात की है, कुछ हद तक आरआरएसपी पे भी हमने बात की है। बट ये चीज़ें बहुत चेंज भी होती रहती हैं। हर साल जो है रेगुलेशंस, रूल्स, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और हमने सोचा कि आरआरएसपी एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी अंडर डिस्कस्ड है। मुझे लगता था कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, बट मेरी जब शबाना से बात होना शुरू हुई तो आई रियलाइज़ कि देयर इज़ सो मच दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। और अगर मुझे ये चीज़ें बहुत पहले पता होती तो मैं अपने आरआरएसपी में आज जितनी कंट्रीब्यूशन को बढ़ा चुका हूँ, कि जितने बेनिफिट ले चुका हूँ, ईज़िली, इफ आई वोंट बी एग्ज़ैजरेटिंग, मैं उसको 50% ज़्यादा कर सकता अगर मैंने पहले जो है वो ये एडवाइस ली होती, ये मशवरे लिए होते। बट एनीवेज़, इट्स नेवर टू लेट। सो एंड इट्स नेवर टू लेट टू नाउ इंट्रोड्यूस शबाना एज़ वेल। तो शबाना, इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्विकली। आई नो हमने पहले भी आपको पॉडकास्ट में बुलाया, बट जल्दी से अगर आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें, एंड देन वील डाइव इनटू द टॉपिक ऑफ व्हाट इज़ आरआरएसपी, व्हाई आरआरएसपी, और आर एंड हाउ आरआरएसपी, हाउ डू वी गो अबाउट इट। बट ओवर टू यू। थैंक यू सो मच बेरोज़। मेरा नाम शबाना हसन है। आई एम अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मैंने आपके साथ काफ़ी दूसरे भी पॉडकास्ट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। इसके अंदर बेसिकली आप कंट्रीब्यूट करते हैं अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में। इसके 2 पर्पसेज़ होते हैं। आप अपना टैक्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सारे रजिस्टर्ड अकाउंट्स में से वन ऑफ द सेविंग अकाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीएफएसए, एफएचएसए, आरईएसपी एंड आरडीएसपी जो कि सीआरएस से रजिस्टर्ड हैं। सो बेसिक पर्पस जो आरएसपी अकाउंट खोलने का है कि कैनेडियंस को इनकरेज किया जाता है कि अगर आप रिटायर होते हैं या आप काम नहीं करते हैं लेटर ऑन जाके अपने ओल्ड एज में, तो आप ये लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको कवर करती है आपके रिटायरमेंट के टाइम पर, क्योंकि आपका जो सीपीपी पेंशन प्लान है वो आपके पास इनफ नहीं होता है जिससे आप अपना गुजारा कर सकें। आज की डेट में सीपीपी तकरीबन आपको $800 डॉलर एवरेज के करीब लोगों को मिल रहा है, जो कि इज़ नॉट इनफ। 800 इज़ वेरी लेस, या यू राइट। सो आई आई कंप्लीटली एग्री, बट मैं ये सोचता हूँ कि इस प्लान में ऐसी क्या ख़ास बात है, मैं क्यों ना अपनी। सो ठीक है, मुझे जो पेंशन $800 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, ऑन एवरेज इतनी मिलेगी, तो मैं पैसे अपने सेव कर लूँ साइड पे। व्हाई बॉदर अबाउट ओपनिंग दिस अकाउंट? इस अकाउंट में ऐसी क्या ख़ास बात इसकी इसकी वजह ये है कि आज की डेट में अगर आप अपनी हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं, आज आपकी इनकम ज़्यादा है, राइट? लेकिन रिटायरमेंट पे तो आपकी इनकम कम होगी। तो क्यों ना आप अभी टैक्स सेव करके यहाँ पर मिनिमाइज़ करके उस टाइम पे आप इसको विथड्रॉ करें। उस पर आपकी लोअर इनकम पे होंगे, तो आपकी लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट होगा तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। जो मेन इसका पर्पज़ है वो यही है। लेकिन आरआरएसपी जो है वो बेसिकली जब आप ओपन करते हैं तो आप जो है मैं थोड़ा-सा ये ऐड करूँगी कि कौन से लोग आरआरएसपी ओपन करवा सकते हैं। बट शवान, आरएसपी एक मिनट, उसमें जाने से पहले मुझे सिर्फ क्लैरिटी ये चाहिए कि सो अगर मैंने इस अकाउंट में लेट्स से $10,000 जमा कराया, हुँ, तो हुँ। मेरा जितना भी टैक्स रेट है, मार्जिनल टैक्स रेट है, वो मुझे सेव हो जाएगा उस 10,000 पे। ऐसा जैसे कि वो 10,000 कभी मेरी टैक्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं हुआ। हुँ, और हुँ। फिर आप ये कह रही हैं कि जब वो जो पैसा मैं से वो एक तो सेव हो जाएगा, बट इवेंचुअली वो पैसा मुझे देना होगा। हुँ, तो हुँ। अगर वो पैसा मुझे इवेंचुअली देना होगा और टैक्स लगेगा, तो फिर मैं क्यों उसमें सेव करूँ? हाँ, हाँ, इसमें यू हैव आप अपना टैक्स को सेव करते हैं ना। अच्छा, इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर ये दूँगी कि अभी रिसेंटली मेरे पास मुझे मेरे क्लाइंट ने अपनी सारी सिचुएशन बताई। उसकी $100,000 उसकी जो है वो इनकम है और वो अभी जो है उसने $15,000 आरआरएसपी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। उसको $6,000 के करीब उसको टैक्स रिफंड आया, ठीक है? अब वो $6,000 जो है उसने अपना सेव कर लिया और सेम टाइम उसके $15,000 जो है वो उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। कल को किसी वजह से अगर वो विथड्रॉ करता है तो उसपे विथहोल्ड टैक्स लगता है, लेकिन विथहोल्ड टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर जाके वो सेटल हो जाता है जितनी आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट होती है। अगर आपने स्पाउसल आरएसपी किया हुआ है तो स्पाउसेस की आमतौर पे इनकम नहीं होती है या कम होती है तो उसपे आपको उसका वहाँ पे बेनिफिट होता है। या फिर आप खुद लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं उस टाइम पर जब आप विथड्रॉ कर रहे हैं तब भी वो आपका एडजस्ट हो जाता है। तो यानी कि आपने अभी तो टैक्स बचा लिया और वो $15,000 भी वहाँ पड़े, लेकिन लेटर ऑन जो है आपने उसका भी बेनिफिट उठाया अगर आपको विथड्रॉ करना पड़ा जब आपकी इनकम नहीं है या कम है या आप अपने स्पाउसल आरएसपी से विथड्रॉ किया या फिर कल को आपने फर्स्ट टाइम होम बायर प्लान के लिए उसे निकाला
जो कि आप वन टाइम में $60,000 निकाल सकते हैं। आपने अपना फर्स्ट टाइम होम बाय करना है, आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, तो आप वहाँ से विथड्रॉ कर सकते हैं 60,000, जिस पे आपको राइट अवे कोई टैक्स नहीं पे करना। आपको सारी अमाउंट विदिन 15 ईयर्स आपको रीपे करना होता है, जो कि बहुत ही छोटी अमाउंट बनती है। और इसी तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान, जो कि $20,000 आप इसमें से अपनी किसी भी एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। पर ईयर आप $10,000 मैक्सिमम निकाल सकते हैं अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए। तो इसमें आपका कितनी सारी चीज़ें आप सोचें, आप सेव कर रहे हैं, टैक्स भी सेव कर रहे हैं, उसको डिफरेंट तरीकों से उन पैसों को यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है। और टैक्स की सेविंग की जो आप बात समझा रही हैं वो ये है कि आज अगर आपका टैक्स ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेव कर रहे हैं और बाद में जब आप विथड्रॉ कर रहे हैं तो आपका आइडली टैक्स रेट कम होगा क्योंकि आप अपने रिटायरमेंट ईयर्स में होंगे और जब टैक्स रेट कम होगा तो आप उसी पैसे पे कम टैक्स देंगे। सो जी, आपने ज़्यादा टैक्स सेव कर लिया क्योंकि मेरा टैक्स रेट आज हाई है और जब मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ तब टैक्स रेट लो है तो उसी पैसे में मुझे कम टैक्स देना है। सो एक तो मुझे और इंस्टेंट सॉरी, सेव मैं आपकी बात को एक एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जितना अरसा आपने इसके अंदर अपनी मनी जो है कंट्रीब्यूट की हुई है, उसके ऊपर ग्रोथ हो रही है। अब वो ग्रोथ जो होती है वो टैक्स शेल्टर्ड होती है, यानी इस पे आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना। तो उस ये भी आप पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपनी कंपाउंडिंग की वजह से वो जो ग्रोथ होती है वो अच्छी खासी हो जाती है। आपकी अमाउंट जितनी आपने डाली है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक एडवांटेज है आपका कि आप वहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं जब कनाडा आई और जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैंने अपना आरएसपी में एक अकाउंट ओपन किया और उसके बाद जब मैं खुद फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आई तो मैंने अपना एक और आरएसपी अकाउंट ओपन किया। तो यानी इसका बताने का मकसद है कि हम एक से ज़्यादा आरएसपी अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बैंक वाली आरएसपी जो है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैंने उसे अपनी खुद की आरएसपी के अंदर जो मैंने ओपन किया था थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। सो मैंने जो है जब आरएसपी को ट्रांसफ़र किया अपनी जो मैंने खुद किया अपने आरएसपी अकाउंट ओपन किया था, तो मेरी ग्रोथ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा होनी शुरू हो गई क्योंकि हम जो है ग्रोथ का ख़ास ख़्याल रखते हैं। बिकॉज़ अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी जब भी मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको दिखाती हूँ कि आई हैव आरएसपी, टीएफएसए एंड ऑल दीज़ अकाउंट्स आई एम डूइंग बाय माय सेल्फ और इसमें ग्रोथ जब वो देखते हैं तो वो बड़े आई मीन वो पूछते हैं मुझसे कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करती हैं? वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम किसी और दिन रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स हम किस तरह से करते हैं। लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो विद ओवर द टाइम वो आपके सेव हो सकते हैं क्योंकि वैसे भी आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या टीएफएसए ओपन करते हैं, उसमें कोई कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे होते हैं। व्हाई नॉट कि आप इसको टैक्स एफिशिएंट वे में सेव करें जहाँ पर आप अपना जो टैक्स है वो बचा सकें और दीज़ आर द टूल्स जहाँ पर आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। मैं लोगों को हमेशा यही समझाता हूँ कि लोग जो हैं वो ग्रोसरी पे थोड़े से पैसे बचा लेंगे, गाड़ी पे बचा लेंगे, घर में बचा लेंगे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बुरी नहीं है। बट सबसे बड़ा बिल जो आपका स्पेशली कनाडा में है वो है टैक्स का बिल। और दैट्स टैक्स ट्रू। बचाने के बारे में कोई नहीं सोचता। यूर बिल्कुल इजीली ऐसे ही। 30 to 40% ऑफ योर टोटल इनकम इन टैक्स और उसको अगर आप किसी तरह बचा सकें तो हम यही यही सोचते हैं कि किस तरह खाने पे बचा लें, बाहर नहीं खाऊं, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं और उस पे एफर्ट नहीं लगाएंगे कि किस तरह से हम टैक्स बचा लें। और ये जो आप बता रही हैं मतलब यू जस्ट सेव योर टैक्स ऑन एनी अमाउंट दैट यू आर पुटिंग देयर, जो कि आपका अपना पैसा है, आपको बाद में मिल भी जाएगा। उस सारी अमाउंट पे आप अपना जो है वो टैक्स बचा लेते हैं, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। सो लेट्स इमेजिन इफ मेरा अगर मार्जिनल टैक्स रेट है 40%, मैं $10,000 अगर जमा कराऊँ तो ऑलमोस्ट मुझे $4,000 जो हैं वो वापस आ जाएंगे उस साल में, विच इज़ मैसिव, राइट? मैसिव हेल्प। सो ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे समझ आ गई मैं आरआरएसपी होता क्या है, आरआरएसपी के फ़ायदे क्या हैं। तो मुझे याद पड़ता है जब मैं कनाडा में लैंड किया था और जब आपने भी जिसका जिक्र किया, मैं तो अपना टीडी बैंक में जाके और या फॉर दैट मैटर किसी भी लोकल बैंक में जाके आप अपना अकाउंट खुलवा लें, उनको बोलें ये आरआरएसपी का मेरा अकाउंट खोल दें, इसमें पैसे डाल दें। मुझे क्यों इसमें इससे ज़्यादा सोचने की या किसी फाइनेंशियल प्लानर की या जो शुरू में बात कर रहा था कि ऐसी क्या चीज़ें जो एक आम आदमी को मिस हो जाती हैं व्हेन दे जस्ट सिंपली ओपन एन अकाउंट, ऐसा क्या वैल्यू आप ऐड कर सकती हैं? और स्पेशली मैं लोगों को ये भी रेकमेंड करता हूँ कि ऑलवेज गो टू अ फाइनेंशियल प्लानर जो कि आपको ये टिप्स ट्रिक्स आपके हिसाब से पर्सनल फाइनेंस की बता सके एंड यू आर वन ऑफ देम। सो इफ नॉट शबाना यू कैन फाइंड एनीवन एल्स, बट गो टॉक टू समवन। तो इसमें मुझे बताएं कि वो फाइनेंशियल प्लानर आप हो या कोई भी हो वो क्या वैल्यू ऐड कर सकता है? अच्छा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम तौर पे लोगों को पता नहीं होता। आप बैंक में सिंपल जाते हैं, बैंक में आप कहते हैं कि जी मुझे 10,000 डिपॉज़िट करना है, दे आर डन। दे आर नॉट डूइंग योर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हमारे पास लोग आते हैं, तो मैं उनकी पूरी नीड एनालिसिस करती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि आपकी इनकम कितनी है, आप किस इनकम टैक्स ब्रैकेट में, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और क्या आप अभी टैक्स सेव कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको फिर आप टैक्स
आप अपना सेव कर पा रहे हैं या सिर्फ़ आप अपनी अब 10,000 20,000 आप डिपॉज़िट कर रहे हैं बट कोई ख़ास टैक्स नहीं सेव हो रहा आपका। तो वहाँ पर हम आपको जो है एडवाइस करते हैं। तो क्या होता है कि एक दफ़ा मुझे जो मेरे क्लाइंट एक दफ़ा मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी मेरी इनकम तो 300,000-400,000 है, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, मेरे खर्चे बहुत हैं, राइट नाउ मेरे पास कोई इनकम है नहीं डिपॉज़िट करने के लिए आरएसपी अकाउंट में। तो मैंने उनको एक लोन लेके दिया, जो कि ऑलमोस्ट $20,000 का लोन है और वो लोन उनको डिपेंड करता है आप कौन-सी फ्रीक्वेंसी में आप उसको रीपे करना चाहते हैं। तो वो लोन उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग उसमें डिपॉज़िट किया। वहाँ पर अगर 20,000 भी उन्होंने डिपॉज़िट किया और उसपे अगर उनको तकरीबन $8,000-9,000 का उनको रिफंड आ गया और उसी रिफंड से उन्होंने अपना इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया। तो यानी कि 20,000 में से ऑलमोस्ट 9,000 तो उनके पे हो गए, बाकी 11-12,000 ही रह गए जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। एक तो हम यहाँ पर हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास जब आप आते हैं तो हम सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं ग्रोथ के ऊपर। अगर आपने आज $20,000 डाला है, उस पे आपको कितने परसेंट यानी 7% तक का ग्रोथ तो आपके पास आना ही चाहिए। ठीक है? मार्केट कभी-कभी वॉलेटाइल होती है, डिपेंड्स आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप किस तरह के, अगर आपके पास टाइम हॉराइज़न ज़्यादा है, तो हम उसको इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको आपके रिटायरमेंट में कुछ कम टाइम रह गया है, तो हम सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। तो हम पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फिर हम ये भी बताते हैं कि आप किस इनकम टैक्स ब्रैकेट में, अगर आपकी इनकम 50,000 लेस है, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना टीएफएसए खोलें, क्योंकि टीएफएसए जो है वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर ग्रोथ भी टैक्स फ्री है। ये मत भूलिएगा कि आरआरएसपी के अंदर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका ग्रोथ सारी ही पूरी कंप्लीट आरआरएसपी के अंदर जो भी चीज़ आप विथड्रॉ करते हैं फंड अपने, वो 100% टैक्सेबल है। तो ये आपने देखना है कि आपने टीएफएसए में कब इन्वेस्टमेंट करनी है और आरएसपी के अंदर कब आपने कंट्रीब्यूशन करनी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो है वो एक चीज़ होती है जो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं। और अगर उनकी कोई जैसे स्पाउसेस में, एक स्पाउस हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में और दूसरा स्पाउस लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट में है, वहाँ पर हम उनकी सही हेल्प करते हैं। हम उनको कहते हैं कि जी आप अपना जो है स्पाउसल आरएसपी ओपन करें और अगर आपको विथड्रॉ, अच्छा बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हम क्यों होल्ड करें? आरएसपी के अंदर अपने फंड होल्ड क्यों करें? तो अगर आज आप होल्ड करेंगे तभी तो आप उसका बेनिफिट ले सकेंगे। क्योंकि आज अगर आपने होल्ड कर लिया और 3 साल बाद आपके स्पाउस उसमें से विथड्रॉ करती हैं, तो वो अपने इनकम जो उनका जो इनकम टैक्स ब्रैकेट है उसके ऊपर वो अप्लाई होगा जब आप अपना फंड विथड्रॉ करेंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम बताते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि आप अपना जो रिफंड आ रहा है, उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। उसको आपने टीएफएसए में डालना है या आपने उसको अपना, सबसे पहले तो जो भी आपका हाई इंटरेस्ट आपका लोन है ना, उसे आप उसको उसकी पेमेंट करें। उसके बाद जो है आप सेविंग की तरफ आएँ और टीएफएसए अकाउंट ओपन करें और ये सारी चीज़ें। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको किस हद तक आपने आरएसपी में कंट्रीब्यूट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मान लीजिए आज की डेट में आपका जो आरएसपी रूम है $50,000 है और आप तो $50,000 ही आपने आज की डेट में कंट्रीब्यूट कर देना है, ऐसा नहीं है। आपने उसको बचा के रखना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लाइफ़ में ऐसे सिनेरियोज़ आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल गेन टैक्स। समटाइम जैसे आपको पता है ओंटारियो में हमारे हाउसिंग मार्केट कितनी एक्टिव, अभी थोड़ी डाउन है बट नॉर्मली हाउसिंग बाय और सेल बहुत ही एक्टिवली लोग कर रहे होते हैं। अब अगर आपने एक हाउस जो है वो सेल कर दिया, उसपे आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हायर, काफ़ी हायर कैपिटल गेन टैक्स है। तो व्हाई नॉट कि आप उस वक़्त वो जो आपका रूम है ना वो यूज़ करें, ताकि अपना टैक्स बचा सकें आप उस वक़्त। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। आपको स्मार्टली यूज़ करना चाहिए आरएसपी अकाउंट, टीएफएस अकाउंट और ऑल दीज़ अकाउंट। करेक्ट। आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई। मुझे एक आइडिया नहीं था द स्पाउसल आरएसपी। इट्स ब्रिलियंट बिकॉज अमूमन यू फाइंड कि एक स्पाउस की इनकम ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। मैं अब तक जब भी मैंने शुरू में किया, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, लेटर आई फिगर इट आउट, मैं अपनी वाइफ का आरएसपी उसके थ्रू कराता था, अपना आरएसपी खुद करता था। ऑल्दो मेरी वाइफ की जो है इनकम वाज लेस, सो उसका टैक्स रेट वाज लेस, आई कुड हैव डन इज मैं उसको स्पाउसल आरएसपी करके करता, ताकि सेविंग ज़्यादा होती, मेरे इन टैक्स पे सेविंग होती है। और बहुत से ऐसे स्पाउसेस हैं जो कि काम करते भी नहीं हैं ऑल टुगेदर। सो व्हाट यू इफ़ यू गो थ्रू स्पाउसल आरएसपी इज़, आप जो है वो अपने टैक्स रेट पे बचाएं, और जब विड्रॉल हो तो वो ऑलमोस्ट लोअर या मिनिमल टैक्स रेट पे हो। अगेन दीज आर स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि दो तरीके करने के, या तो आप सालों लगा दें इनको सीखने में, समझने में, अपनी नौकरी और बाकी सब जो लाइफ में चीज़ें उनके साथ,
या फिर आप जो है वो किसी की हेल्प ले लें। मसला यही है कि लोग जो हैं वो एक 100, 200, 300 डॉलर की एडवाइस बचाने के लिए जो है वो अपना हज़ारों का बेनिफिट लूज़ कर देते हैं, बट उसमें पैसे नहीं लगाते। बट दिस इज़ हेल्पफुल। मुझे एक बात और बताएँ, आपने एक बात ज़िक्र किया कि व्हिच इज़ अ वैलिड पॉइंट, कि मैं क्यों अपने पैसे लॉक रखूँ? मैंने तो घर लेना है, मैंने अगले 5 साल में पैसे जमा करने हैं, मैंने घर लेना है, मैं क्यों आरआरएसपी में जमा करूँ? मैं तो अपने बैंक में जमा करूँ, क्योंकि आई वांट टू बाय अ हाउस, आई मूव टू कनाडा, और मुझे इवेंचुअली जो है वो यहाँ घर लेना है और मैं भी रेंट पे रह रहा हूँ, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं आरआरएस में पैसे डाल दूँ। अगर आपने फर्स्ट टाइम होम बाय करना है तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप अपनी आरएसपी में कंट्रीब्यूट करें। उसकी वजह ये है कि अगर हर साल आप अपनी मान लीजिए आपकी इनकम 100,000 $80,000 है और आप हर साल आरआरएसपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप मैक्सिमम $60,000 टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू रीपे इन 15 ईयर्स में आपको रीपे करना होता है। बट 15 ईयर्स एक लॉन्ग टाइम टर्म टर्म है, जिसमें आप हर साल थोड़े-थोड़े करके आप उनको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें आपको कितना बड़ा एडवांटेज है, आपने टैक्स भी बचा लिया, आपने $60,000 जो है वो कंट्रीब्यूट भी कर दिया एज़ अ डाउन पेमेंट, प्लस साथ में एफएचएसए अकाउंट का भी आप $40,000 का रूम अवेल कर सकते हैं। तो $60,000 फ्रॉम आरआरएसपी फर्स्ट टाइम होम बायर प्लान, एंड जो एफएचएसए है वहाँ से 40,000, ये $100,000 आपने इन्हीं 2 अकाउंट से यूज़ करके आप अपने अपना जो है कोई भी, अगर आप अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अगर मिलियन डॉलर डॉलर तक का आप हाउस लेते हैं, 10% आपका $100,000 आपकी वो डाउन पेमेंट यहाँ से निकल आती है। बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं कि जी हम जो है हम लोन ले सकते हैं, हम आरआरएसपी में डालना चाहते हैं, हम हाई इनकम। तब मैं उनसे कहती हूँ कि जी इट्स टू लेट अगर आपने घर फ़ौरन लेना है, क्योंकि आज आप अगर आप आरआरएसपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसके एग्ज़ैक्टली 90 डेज़ के बाद ही आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर प्लान के लिए। अच्छा, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल शबाना, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मुझे एक और भी आपकी बहुत अच्छी ट्रिक लगी, व्हिच इज़ के अगर आपके पास आज पैसे नहीं है और आपके पास कंट्रीब्यूशन लिमिट है, टैक्स रेट आपका हाई है, लेट्स से आपने सेव किया, बट वो सेव करके आपने कहीं और लगा दिए वो पैसे। आई डोंट नो, मे बी यू सेंट इट होम, मे बी यू पुट इट इन योर किड्स एजुकेशन, तो उस साल आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, और अगर आप वो साल मिस कर देंगे तो आपको टैक्स रेट का बेनिफिट, तो आप लोन ले लें। और लोन लेने पे अगेन, इफ़ योर टैक्स रेट इज़ एज़ हाई एज़ 40%, तो आपको 20,000 के 8-9,000 तो वापस आ ही जाएँगे, व्हिच इज़ अमेजिंग, लाइक या फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँगी, अभी रिसेंटली अभी मुझे 2 वीक पहले मेरे क्लाइंट की कॉल आई है। उन्होंने कहा कि जी शबाना, आई हैव मनी इन माय अकाउंट, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर सकता आज क्योंकि मेरी एक हाउस की क्लोजिंग आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे कितना ज़्यादा वहाँ पे उसके लिए कितनी ज़्यादा मुझे मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्हाई नॉट कि अगर मैं लोन ले लूँ, जैसे ही मेरा वो क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं उसको 8 या 10 मंथ्स में वापस रीपे कर दूँगा। तो हमने उसका लोन अप्लाई कर दिया, विदिन 1 और 2 डेज़ उसका लोन अप्रूव हो गया और उसने ऑलमोस्ट $20,000 जो है वो कंट्रीब्यूट ब्यूट कर दिया आरएसपी अकाउंट में। तो उसको उसका टैक्स रिफंड भी आ जाएगा और प्लस उसकी जो हाउस की क्लोजिंग वगैरह है वो भी हो जाएगी। तो वो मेंटल एक पीस है उसे कि चलो यार मैंने अपने आरएसपी के अकाउंट में मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया है। 100% मेक सेंस। अच्छा, शबाना, दिस इज़ ऑल हेल्पफुल। अब थोड़ा एंड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड। मुझे आपसे पूछना ये है कि कौन आरआरएसपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है? और इसकी क्या कोई लिमिटेशंस, कोई लिमिट है? मतलब मैं किस हद तक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? इफ यू कैन स्पीक दैट एज़ वेल। और सॉरी, एक चीज़ और भी है मुझे, व्हिच इज़ बल्कि शायद इसका आप पहले ज़िक्र कर लें, कि एक टीएफएसए अकाउंट भी एग्ज़िस्ट करता है। तो मैं क्यों, अगर मेरे पास $1 एक्स्ट्रा हो, तो कब मुझे जो है वो आरआरएसपी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब टीएफएसए में? क्विकली, आई नो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मॉन्स्टर इन इटसेल्फ, बट अगर आप इसमें 1-2 मिनट में बता दें कि जब भी $1 एक्स्ट्रा हो, व्हिच वन शुड आई प्रेफर? पीएफएसए अकाउंट या आरआरएसपी अकाउंट में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले हम उसके लिए आप देखते हैं कि आप किस इनकम टैक्स ब्रैकेट में, अगर आप लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो बेटर है कि आप अपना टीएफएसए अकाउंट ओपन करें, क्योंकि याद रखें कि टीएफएसए अकाउंट जो कि नाम से ज़ाहिर है, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में आपकी ग्रोथ, आपके प्रिंसिपल किसी भी चीज़ पर टैक्स नहीं होता। लेकिन जब आप आरआरएसपी ओपन करते हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसके प्रिंसिपल पे हर चीज़ पर टैक्स होता है। तो व्हाई नॉट कि अभी आप उसको टीएफएसए को नहीं, कि कल को अगर आपको मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ जाती है और आपके पास रूम भी ज़्यादा है और आप टैक्स सेव करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट आप उसी को यूज़ कर सकते हैं अपनी आरआरएसपी की कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इट डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आपने इनकम को मज़ीद कम करना है, बढ़ाना नहीं है, या आपने इनकम आपकी बढ़ेगी, तो बेटर है कि अगर नहीं बढ़ाना तो आरआरएसपी आप आज ही की डेट में जितना रूम है उसे यूज़ कर लें, ताकि आगे जाके आपकी इनकम कम होने वाली है, आपने अपना इनकम ज़्यादा नहीं शो करना, या आपका कोई और प्लान है।
तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है। इसके बाद मैं आपको पेंशन के बारे में बताऊँगी। जब हम रिटायर होते हैं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने अपना आरआरएसपी कैसे यूज़ करना है। जब हम रिटायर होते हैं तो हमें जो ओएएस है व्हिच इज़ कॉल्ड ओल्ड एज सिक्योरिटी वो आपको एज 65 पे स्टार्ट होता है। आज की डेट में आई थिंक वो 18 टू $1900 अप्रॉक्सिमेटली आपको मिलता है अगर आपने 40 इयर्स कनाडा में अपने पूरे किए हों। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप लो इनकम थ्रेशोल्ड में नहीं हैं, तो आपका ओल्ड एज सिक्योरिटी में क्लॉ बैक शुरू हो जाता है, यानी कि वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने आरआरएसपी की अमाउंट 65 पे निकालना शुरू करती हैं आप निकालना शुरू करते हैं और आपको सीपीपी मिल रहा है और आपकी कोई और भी इनकम आ रही है, तो हो सकता है कि आपको ओल्ड एज सिक्योरिटी ना मिले। तो आपने बहुत ही स्मार्टली अपने पेंशन को यूज़ करना है और अपने रिटायरमेंट फंड्स को यूज़ करना है, जहाँ पर आप गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो बेनिफिट है, ओएस है या और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकें। तो उसमें आपने ये देखना है अपने आरआरएसपी अर्ली आपने उसको यूज़ करना है या लेटर यूज़ करना है, यानी आफ्टर 70 क्योंकि 71 पर जाकर आपने आरआरएसपी को आरआरआईएफ में चेंज करना होता है, व्हिच इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड और उस पे आपने विथड्रॉ करनी ही होती है, जो कि मैंडेटरी है कि वो आपने हर सूरत में करनी है। और इसीलिए हम आम तौर पे उनको बताते हैं, जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, जो 60 इयर्स के होते हैं या 65 इयर्स के होते हैं, वो आरआरएसपी की भी पेमेंट निकाल रहे होते हैं, वो ओएसपी उनको मिनिमाइज़ होके बहुत थोड़ी-सी $200-300 मिल रही होती है, सीपीपी की पेमेंट होती है, वो इनकम भी काम भी कर रहे होते हैं। मेरे पास क्लाइंट 66, 67 इयर्स ओल्ड वाले, वो काम भी कर रहे हैं, सीपीपी का भी बेनिफिट ले रहे हैं, ओएस का भी बेनिफिट ले रहे हैं। और उनकी सब इनकम मिला के वो इतनी रिड्यूस कर देती है आपकी बेनिफिट, ओएस आपका तकरीबन ज़ीरो हो चुका होता है। उस वक़्त आपने ये समझना है कि आपने क्योंकि अगर आप ग्रेजुअली हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में जाने लगेंगे तो आपके डिफरेंट बेनिफिट्स कम होने लगेंगे। तो बेहतर है कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो अपने जो आरआरएसपी को है वो ग्रेजुअली उसको विथड्रॉ करना शुरू करें या अपनी स्पाउस के साथ स्प्लिट करना शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आप चाहें तो मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊँगी कि आप अपने आरआरएसपी को स्मार्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको सीपीपी, ओएस, जीआईएस ये सारी चीज़ें आप जो है आपको अवेल करनी होती हैं। प्लस आपकी जो आरआरएसपी है उसको आरआरआईएफ में कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी एज में। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका एक ग्रुप प्लान भी होता है। उसको भी आपने यूज़ करना होता है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आपने किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट भी लेना है, आपका रिटायरमेंट भी अच्छा गुज़रे और आप इन चीज़ों को स्मार्टली यूज़ करें। जैसे कि अगर आज जैसे हम लोग हैं, अगर हमारी आज जो जितनी भी इनकम है तो एट लीस्ट रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 60% तक की इनकम अपनी चाहिए होती है ताकि आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेटर कर सकें उस टाइम पर। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, इनको समझने के लिए आप उसका किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठना पड़ेगा। आप समझें कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जहाँ पर आप हर अकाउंट को स्मार्टली यूज़ करके टीएफएस अकाउंट का भी एक फ़ायदा ये है कि टीएफएस अकाउंट पे जब आप विथड्रॉ करते हैं किसी भी एज में 60 पे, 65 पे, 70 पे, तो उस पे कोई भी इनकम आपकी इनकम में अर्न्ड इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं हो रही होती है, वो आपकी टैक्स फ्री इनकम होता है। आपको कहीं पर भी उसको अर्न्ड इनकम में डालकर टैक्सेबल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ अ बिग बेनिफिट ऑफ टीएफएस अकाउंट और आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है आरआरएसपी कहाँ पर लेनी है आपको और टीएफएस आपको कहाँ पर ओपन करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। करेक्ट। चलिए, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज़ कौन आरआरएसपी अकाउंट खुलवा सकता है और इसकी क्या लिमिट्स हैं? आरआरएसपी अकाउंट खोलने के लिए आपको आपकी इनकम का 18% या फिर $32,490 का इस पे कैप है, 2025 की जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है उसकी। तो मान लीजिए अगर आपकी इनकम $100,000 है तो आपकी 18% यानी $18,000 तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम $200,000 है तो आप 32,490 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन आपने का अगर पिछला रूम आपका प्रीवियसली आपने अपना रूम यूज़ नहीं किया तो वो आप आगे यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉरएवर आपको उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आपने कब अपना रूम मैक्सिमम यूज़ करना है वो मैंने आपको अभी बताया था। जहाँ पर भी आपका हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट है और याद रखें कि आपकी अर्न्ड इनकम के अंदर आपका जो है वो आपकी खुद की इनकम आती है, नेट रेंटल इनकम आती है, बिज़नेस इनकम आती है लेकिन आपका डिविडेंड और कैपिटल गेन नहीं आता। तो ये बात भी आपने अपने माइंड में रखना है कि आपकी अर्न इनकम कौन-सी होती है। गॉट इट। ओके, गुड। और इसको कौन कौन खुलवा सकता है?
इस अकाउंट को? इसको हर वो बंदा खुलवा सकता है जो कैनेडियन रेज़िडेंट है। अब कैनेडियन रेज़िडेंट में ज़रूरी नहीं कि आप कैनेडियन सिटिज़न ही हों या पीआर हो। अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो आप अपने canada.ca की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सर्च बार में रेज़िडेंट कैनेडियन रेज़िडेंट स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं और कि उसके कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जिनके ऊपर आप पूरा उतरते हैं। और उसमें 3 चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अगर आप रेगुलरली जो है टैक्स फ़ाइल कर रहे हैं, आपका आरआरएसपी का रूम है और आपकी अर्न्ड इनकम है, तो आप आरआरएसपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Got it. Thank you, Shawana. This was really amazing, really helpful as always. A lot of value. So anyone who wants to reach out to Shawana, उनकी contact detail मैं छोड़ दूंगा in the description of this video. I'll highly recommend her. I go to her for a lot of advice, for a lot of input. मैं हमेशा ही कहता हूँ कि 100, 200, $300 बचाने के चक्कर में like you, I will spend it on a डेट आउट नाइट आउट विद माय वाइफ, मैं खाने पे पैसे वो लगा दूंगा, लेकिन जब जहाँ मुझे किसी की अच्छी एडवाइस की ज़रूरत हो वहाँ एकदम से मैं पैसे बचाने लग जाता हूँ. सो आई आई रियली एडवाइस पीपल के नॉट टू डू सो. इफ़ इट्स नॉट शबाना, समवन एल्स, गो टू अ फाइनेंशियल प्लानर जो कि आपको ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर करके दे दे. बेशक आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ही जाए, कनेक्ट करें, और मे बी वंस इन अ ईयर यू जस्ट कनेक्ट विद देम, टेक एन एडवाइस. आपको मैं सिर्फ़ एक जाते हुए एक छोटे से एक अपने क्लाइंट की स्टोरी सुनाऊँगी कि आई हैव अ क्लाइंट उसने मुझसे 2 साल पहले जो है अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कराई थी और उसमें उसने जो है अपना आरआरएसपी अकाउंट भी ओपन किया था मेरे साथ। और मैं एवरी 6 मंथ्स या ईयर पे उसको जो स्टेटमेंट वगैरह उसको भेजती रहती हूँ, उसको बताती रहती हूँ कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है आरआरएसपी के ऊपर और किस तरह से आपको तो लास्ट 2 इयर्स में ग्रोथ वाज़ अमेज़िंग। और उसको फिर जब लास्ट टाइम अभी उसने मेरे साथ बैठ के डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा प्लान घर लेने का है और ये करने का है और मुझे थोड़ा वेकेशन के लिए भी बाहर जाना है, मुझे इमरजेंसी फंड भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो मैं दोबारा स क्योंकि 2 साल बाद दोबारा बैठ के उसकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने दोबारा से की। फिर मैंने उसको बताया कि आप इतनी अमाउंट जो है वो आरएसपी में डालें, बाकी वरना टीएफएसए में आप डालें बिकॉज़ यू नीड इमरजेंसी फंड या कल को अगर आपने किसी भी वजह से आपको एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो जब आप विथड्रॉ करेंगे आप उसके अंदर से आरआरएसपी में से, उस पे विथहोल्ड टैक्स की बजाय आप टीएफएसए में खोलें, लेकिन डिपेंड अगेन मैंने वही बताया। तो ये नहीं होता कि आपने आरएसपी का सोचा, आप उठे और अपने अकाउंट खोला और डाल दिया। आपको पहले उसको कंप्लीट अपने उसको थॉरोली आपने अपना उसका पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है किसी भी एक्सपर्ट के साथ बैठ के करवाएँ जहाँ पर आपको बेनिफिट मिले और यकीन करें उसने अपने स्टेटमेंट अपने ही फ्रेंड्स के साथ जब शेयर किए तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे क्लाइंट के हैं, उन्होंने आके हमसे पूरी आरआरएसपी अकाउंट, टीएफएसए, बच्चों की आरईएसपी वगैरह सारा कुछ हमसे पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कराई है। और दे आर रियली हैप्पी कि अब जो है वो इस तरह से हम क्लाइंट को सारा डिटेल में सारा उनकी हेल्प करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म हमारी उनके साथ बॉन्डिंग रहे, जिस पे हम उनको बेहतर से बेहतर जो है सर्विसेज़ दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके पैसों को हम ग्रोथ उन पे लेकर दें। गुड. थैंक यू शवाना, दिस वाज वंडरफुल, एंड अगेन आपको विल कनेक्ट अगेन. बल्कि एक टॉपिक मैं और सोच रहा था विच इज़ के जो लोग अपने 60s में आ गए हैं और नाउ दे आर क्लोज टू रिटायरमेंट, तो उनको मतलब ज़्यादा सीरियसली अपने नंबर्स को अलाइन करना है, प्लान करना है, तो उनके लिए वी कैन हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट जिसमें हम बात कर सकते हैं कि वो कैसे आरएसपी को इफेक्टिवली यूज़ करें, कैसे अपनी पेंशन को मैक्सिमाइज करें. आपने कुछ टिप्स दी हैं अभी, जिसमें मैं सोच रहा था कि ये दिस इज़ अ टॉपिक इन इटसेल्फ, तो मे बी वील हैव अ पॉडकास्ट ऑन इट सेपरेटली. विल कॉल यू एंड गेट मोर वैल्यू श्योर, फ्रॉम यू. एनी टाइम। थैंक यू.